हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस और आज इस सेशन में सभी के सभी क्वेश्चन ट्रिकी बेस्ड होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन मेडिवल इंडिया तकावी लोन्स वेयर गिवन इन ऑर्डर टू। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंप्रूव एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है बिल्ड रिलीजियस श्राइन, ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्ट फ्लड सेविंग एम्बैंकमेंट इन सिटीज एंड ऑप्शन डी है सर्व सॉवरेन डेप्थ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। अच्छा, आपको बताइए घटना चक्कर के हम सभी सेशंस में 10 क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो आपने मुझे लास्ट में बताना है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब देखिए, तकावी लोन जो है ये कंसेप्ट आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब यहाँ लोन्स फॉर कल्टीवेशन या फिर लोन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तकावी लोन यहाँ पर देना स्टार्ट किया था। अब हुआ क्या था, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ना फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई थी और ये जो दुआब वाला रीजन है, गंगा और यमुना जो रिवर्स हैं उसके बीच में जो दुआब वाला रीजन है, जो हाई फर्टाइल लैंड होता था, यहाँ पर काफ़ी सूखा पड़ गया था। और सूखा पड़ने की वजह से जो फार्मर्स हैं उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनको तो टैक्स देना पड़ता था, जो राजा महाराजा होते थे उनको। अब वो टैक्स कैसे दें, क्योंकि यहाँ तो सूखा पड़ गया है। तो फार्मर्स ने यहाँ प्रोटेस्ट कर दिया। अब इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने फार्मर्स को तकावी लोन दिया था कि आप यहाँ पर तकावी लोन लीजिए और सीड्स के लिए या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो भी आप लोगों को यहाँ पर चाहिए आप उसके लिए लोन ले सकते हैं। और जो भी मतलब आप जिस भी पर्पस के लिए यहाँ पर आप इस लोन को यूज़ कर सकते हैं। बस आप यहाँ एग्रीकल्चर ही याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। और ये किसके समय में स्टार्ट हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत, तुगलक डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द ट्रेवल अकाउंट ऑफ द जोग्राफर अल इद्रिसी। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, अल इद्रिसी। और ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। ही मेंशनड सेलिंग टाइम अक्रॉस द वर्ल्ड एज 2 days। तो इसने मेंशन किया था अपनी जो ज्योग्राफी के रिगार्डिंग बुक लिखी थी कि जो वर्ल्ड का पूरा अगर हम वर्ल्ड घूम लें तो ये 2 दिन में हमारे को देखने को मिलता है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है? ही लेबल्ड सिल्क फाउंड इन ख्वांजाओ एज द बेस्ट। ख्वांजाओ का क्या मतलब है? चाइना। यहाँ पर चाइना आप कंसिडर कर लो। और थर्ड स्टेटमेंट में इसने क्या कहा? एज पर हिम द इंडिया सब कॉन्टिनेंट वाज सर्कुलर इन शेप। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट इसके द्वारा हमें देखने को मिली है। मतलब क्वेश्चन में हम यहाँ पर अगर देखें तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कितनी स्टेटमेंट सही है। क्या यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट सही है? क्या फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है? क्या सेकंड एंड थर्ड सही है? क्या यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड सही है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजिंग। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आज हम ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। ही लेबल्ड सिल्क फाउंड इन ख्वांजाओ एज द बेस्ट। चाइना में सिल्क बहुत बढ़िया मिलती थी, इवन लेदर भी उस समय बहुत बढ़िया मिलती थी। तो यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है इसको एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, अल इदरसी, इसको आयरलैंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आयरलैंड, अल कबीरा भी कहा जाता था या फिर ग्रेट आयरलैंड भी कहा जाता था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम फ्रंट द एक्सट्रीमिटी ऑफ आइसलैंड टू डेट ऑफ ग्रेट आयरलैंड। मतलब अकॉर्डिंग टू हिम जो सेलिंग टाइम है वो 1 day ही है, आप ऐसे समझ लो अभी के लिए। और फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ गलत हो जाएगी। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो मैंने आपको समझा दी कि चाइना में बेस्ट क्या मिलती थी? सिल्क मिलती थी। अब हम थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं। अब देखो, थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पर एक बुक है जो हमें याद रखनी होगी। काफ़ी इसका लंबा नाम है तो इसको आपने क्रैम करना है। किताब नुजाहत अल मुस्ताफ फिक्राक अल अफाक, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था प्लीजेंट जर्नी इनटू फरवाहा लैंड। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेटमेंट में आ जाता है। तो हमें याद रखना है, इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट सर्कुलर है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट सही है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है अगर अल इदरसी से क्वेश्चन आएगा, तो आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फेमस पेंटर बिशान दास मुराद behzad lived at the court of। अब यहाँ पर देखो, आपसे पेंटर के नेम पूछे हुए हैं कि कौन से कोर्ट में रहते थे। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने मुगल्स भी करवाया हुआ है। वैसे मुगल्स मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं आता, बट मैंने मुगल्स करवाया हुआ है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट करते हैं, तो मैंने मुगल से ही स्टार्ट करवा दिया था। और यहाँ पर देखिए, एक मुगल किंग था जिसको पेंटिंग का बहुत शौक था। अब मैंने आपको हिंट दे दिया और डेफिनेटली अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। और बिशन दास मुराद, और यहाँ पर अगर हम देखें behzad, और एक पर्सन था मंसूर। ये चार नाम आपने याद रखने हैं। ये किसके एम्पायर में थे? जहांगीर के एम्पायर में। एंड आपने याद रखना है, द आर्ट ऑफ पेंटिंग आल्सो डेवलप्ड अंडर द जहांगीर्स रेन। और जहांगीर खुद भी एक बहुत अच्छा पेंटर था। और जहांगीर ने काफ़ी इन्फ्लुएंस था यूरोपियन स्टाइल पेंटिंग का, और इसने ट्रेंड भी चलाया था यूरोपियन स्टाइल पेंटिंग का। तो लिख लो एक बार यहाँ पर, यूरोपियन स्टाइल पेंटिंग का ट्रेंड किसने चलाया था? जहांगीर ने। और ये नाम आपने याद रखने हैं, बिशान दास, मुराद, behzad एंड मंसूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू नादिर शाह इन्वेजन ऑफ मुगल इंडिया एंड द सब्सिक्वेंट प्लंडर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो तीन स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो पहले हम तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? एट द टाइम ऑफ नादिर शाह इन्वेजन अकबर वाज ओल्ड एंड फेस सक्सेशन वार फ्रॉम हिज सन्स। ओके। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। ही डिफीटेड द मुगल आर्मी एट द बैटल ऑफ करनाल। ओके, पहले हम थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। नादिर शाह द शाह ऑफ पर्शिया, पर्शिया उस समय ईरान को कहा जाता था, इन्वेडेड इंडिया इन 1739, डिफीटेड मोहम्मद शाह रंगीला द मुगल एम्पियर, टुक अवे द फेमस कोहिनूर डायमंड, पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां एंड ह्यूज वेल्थ। तो तीनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। अब आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी दो स्टेटमेंट सही है। सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड सही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, नादिर शाह आया था 1739 में, तो यहाँ अकबर का क्या काम है? अकबर तो 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। तो पहली स्टेटमेंट तो किसी भी हालत में यहाँ पर सही नहीं हो सकती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ हो जाएगी गलत, और जहां जहां फर्स्ट आएगा वो स्टेटमेंट, वो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। तो बचा यहाँ पर ए ऑप्शन। तो आप एलिमिनेट मेथड से भी इसको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। और वैसे तो देखो, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में बहुत सिमिलरिटीज है। बैटल ऑफ करनाल यहाँ पर भी गिवन है, और बैटल ऑफ करनाल यहाँ पर भी गिवन है, तो दोनों में सिमिलरिटी है, तो हम यहाँ इसको अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसको हम समझ ही लेते हैं। देखो, नादिर शाह का जब अटैक हुआ था, और बैटल ऑफ करनाल, ये काफ़ी फेमस है। कब हुई थी? 24 फरवरी 1739। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दी। 24 फरवरी 1739 में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ करनाल। और मोहम्मद शाह रंगीला बना था 1719 में, फारूक सिहार के बाद। और मोहम्मद शाह रंगीला एक अच्छा एम्पियर नहीं था, और इसको मैरी मेकर भी कहा जाता था। शादियां बहुत करी इसने अपनी लाइफ में, और इसने सैयद ब्रदर्स को भी मार दिया था। और मतलब यहाँ पर जब देखा कि नादिर शाह ने कि कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं है, तो नादिर शाह ने जब इन्वेड किया, और इन्वेड करने के बाद इसने एक तो जिस तख्त के ऊपर, मतलब जिस कुर्सी के ऊपर, ऐसे समझ लो राजा महाराजा बैठते थे, पीकॉक थ्रोन, और जो शाहजहां के समय में बना था, उसको ही अपने साथ ले गया। और साथ में कोहिनूर डायमंड और बहुत सारा वेल्थ। ऐसे कहा कहा जाता है कि 200 साल के लिए दिल्ली को लूट लिया था। इससे पहले जो दिल्ली को लूटा गया था वो तैमूर के द्वारा लूटा गया था। तैमूर याद है आपको, जिसने दिल्ली को लूटा था 1398 में, है ना। हमने हिस्ट्री को काफ़ी डिटेल में कवर की है, हालांकि मैंने मेडिवल हिस्ट्री नहीं करवाया, बट क्वेश्चंस में मैं करवाता रहता हूँ। तो दो बार दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, एक तो नादिर शाह के टाइम में, और एक तैमूर के टाइम में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आपकी दो स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी, सेकंड और थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Aehol is called the cradle of Indian temple architecture. It is related to which dynasty? इसको क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर क्यों कहा जाता है? देखो, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं 125 टेम्पल्स। और ये जो टेम्पल्स हैं, ये जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म,
तीनों रिलीजन से रिलेट करते हैं। और डेट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। और एहोल कहाँ पर है, कर्नाटका में। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। चोलास, चेरास, चालुक्यास एंड पांड्यास। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चालुक्यास। काफी रिच सिटी थी एहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत 1904। अब देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा हम लोगों को अच्छे से समझना होगा, और इसको थोड़ा सा हम रिलेट करते हुए चलेंगे। और इस समय हमारे इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, और यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा बंगाल का विभाजन, है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उस कंटेक्स्ट में भी पूछा जाता है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, लेड टू अ टेम्परेरी इन्वेजन बाय ब्रिटिश इंडिया फोर्सेस अंडर द species of the Tibet Frontier Commission. Second statement क्या कहती है, intended to establish diplomatic relation and resolve the dispute over the border between तिब्बत एंड भूटान। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट हमें समझ में आ गई। अब देखो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही है, या कोई नहीं सही, या फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। अब यहाँ पर यंग हस्बैंड मिशन क्या था। अब देखो तिब्बत को लेकर ये मिशन था, और ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पर रूल कर रहे थे। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ये मिशन बेसिकली चलाया गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ इस समय सिचुएशन क्या थी, तिब्बत हमेशा से एक बफर स्टेट रहा है। तो अब तिब्बत की ऐसी सिचुएशन थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको डर लगता था कि रशिया इन्वेड ना कर दे, और अगर रशिया एक्सपेंड करेगा और रशिया को काउंटर करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर ये है कि जो तिब्बत से हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं ना उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और तिब्बत से डिस्प्यूट क्या थे, सिक्किम को लेकर। तो यहाँ भूटान को लेकर डिस्प्यूट नहीं थे, सिक्किम को लेकर डिस्प्यूट थे। तो आपने ध्यान रखना है, सिक्किम को लेकर डिस्प्यूट थे। अगर यहाँ पर रशिया इन्वेट करता है या एक्सपैंड करता है, इन्वेट करना ठीक नहीं होगा, एक्सपैंड करता है इन फ्यूचर के लिए, तो उसको काउंटर करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर ये है कि हम तिब्बत से अपने रिलेशन अच्छे कर लेते हैं। तो इसलिए यंग हस्बैंड मिशन को बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और फिर बाद में रशिया की तरफ से भी एक तरह से क्लियर एश्योरेंस आ गई थी कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तिब्बत में। फिर भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो भी इनके साथ ग्रजेस थे, मतलब जो भी इश्यूज थे, डिस्प्यूट्स थे, उनको सॉल्व कर लिया था। और उसके बाद एक तरह से बफर स्टेट की तरह वर्क कर रहा था तिब्बत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यंग हस्बैंड मिशन। और अभी के लिए आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी जो एक एक तरह के सेशंस चल रहे हैं जिसमें हम एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। और इन फ्यूचर के लिए जो मिशंस हैं और जो हम जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है उनको वन बाय वन कवर करेंगे, और ये भी हम इन फ्यूचर कवर करेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉटरी कमेटी वाज कंसर्न विद। अब देखो लॉटरी कमेटी जो 1817 में हमें देखने को मिली थी, तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ये किससे रिलेट करती है, गैम्बलिंग से, फेमाइन से, टाउन प्लानिंग से, या फिर एजुकेशन से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब लॉटरी आ गया तो हमें लगेगा गैम्बलिंग से, या फिर फेमाइन से, कि चलो फेमाइन को दूर करने के लिए यहाँ लॉटरी, या फिर टाउन प्लानिंग या एजुकेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब किससे रिलेट करेंगे। तो लॉटरी कमेटी यहाँ पर कंसर्न थी किससे, टाउन प्लानिंग से। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो 1817 में जब लॉर्ड वेलेस्ली का यहाँ से जाना हुआ था, तो उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे टाउन प्लानिंग पे वर्क करना चाहिए। और अगर टाउन प्लानिंग पे वर्क करना होगा तो हमें क्या चाहिए होगा, फंड। तो फंड रेज करने के लिए यहाँ पर लॉटरी कमेटी का गठन किया गया था। तो ये बेसिकली टाउन प्लानिंग के लिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही वॉज द लॉन्गेस्ट रेनिंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड मेनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग हिज टेन्योर सच एज। और स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 केम इनटू फोर्स। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, अगस्त ऑफर। एंड फोर्थ यहाँ पर द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए इनको अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें ना, इसमें भी लगभग 15-15 मिनट हम लोग यहाँ पर अलग अलग से डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल में कवर करवा चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर जस्ट ये बताना है कि ये जितने भी इवेंट्स हैं
या जितने भी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ये कौन से वाइसरॉय के समय में हुए थे? लॉर्ड लिंथिंगो, लॉर्ड मायो, लॉर्ड एलिंग और लॉर्ड लाइटन। तो ये हुए थे लॉर्ड लिंथिंगो के समय में। और लॉर्ड लिंथिंगो का समय कब से कब तक था? 1936 से लेकर 1944। तो एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे और आरबीआई फंक्शनिंग में आया था। और डिलीवरेंस डे बाय मुस्लिम लीग, और डिलीवरेंस डे मुस्लिम लीग ये कब सेलिब्रेट किया गया था? जब कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन दे दिया था। कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन क्यों दिया था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का हमें पार्ट बना दिया था विदाउट हमसे पूछे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को पूछा ही नहीं था और हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पार्ट बना दिया था। डेट्स वाई यहाँ पर कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन दे दिया था। और इसी को लेकर मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे बनाया था 1939 में। फिर लाहौर रेजोल्यूशन पास करा था मुस्लिम लीग ने कि हमें तो चाहिए अब अलग से पाकिस्तान। अब हम यहाँ पर कोई भी ऐसा सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर सेपरेट स्टेट या प्रोविंशियल स्टेट लेकर नहीं मानेंगे, हमें सेपरेट नेशन ही चाहिए। अगस्त ऑफर, ये एक तरह का डोमिनेंस स्टेटस को लेकर ब्रिटिशर्स हम लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हम लोगों ने आपसे परमिशन नहीं ली, बट चलिए कोई बात नहीं, हम आपको डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होगा। तो अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। क्रिप्स मिशन, ये भी डोमिनेंस स्टेटस को लेकर ही बेसिकली चर्चा में आया था। क्रिप्स मिशन, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं था। वैसे पॉइंट्स हमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने होंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1942 में। और डिवाइड एंड क्विट, ये कराची सेशन में 1940। और हरिपुरा सेशन, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन दे दिया था। और यहाँ इसी सेशन के दौरान हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी थी, मतलब डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि हम लोग 1930 का जो सेशन है ना, उसको भी बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस को हमने उस समय भी डिक्लेयर किया था। लेकिन ये जो सेशन है इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और जो लिंथुंगो का समय है, इस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए की शुरुआत करी थी। तो बहुत सारे इवेंट हुए थे लिंथुंगो के समय में। और मैंने वाइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी अलग से डिस्कस करवाया हुआ है, तो आप वो सेशंस भी देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1893 द स्प्लिट इन आरएस मार्च हैपेंड ऑन द इशू ऑफ। देखिए, जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद आरएस मार्च स्प्लिट क्यों होता है? तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। कन्वर्टिंग पीपल फ्रॉम अदर फेथ्स टू हिंदुइज्म, ऑप्शन बी एंग्लिसाइज्ड वर्सेस संस्कृत बेस्ड एजुकेशन, ऑप्शन सी मीट ईटिंग वर्सेस एंड वेजिटेरियन, एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर आपका बी एंड सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, आर एस मार्च में दो विचारधारा हमें देखने को मिली स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बाद। अभी मैंने रिसेंटली ही ये सेशन काफ़ी डिटेल में कवर करवाया है, वो सेशन आप देख सकते हैं। ट्यूसडे को मैंने सेशन लिया था। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी की डेथ हुई तो उसके बाद हुआ क्या, आर एस मार्च में जैसे एक तो मॉडर्न अप्रोच थी। एक मानते थे कि हमें एंग्लिसाइज्ड मतलब संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। एक मानते थे कि नहीं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की अप्रोच थी कि हमें संस्कृत को ही अप्रोच करना चाहिए। और एक मानते थे कि हमें नॉन वेज वेज कुछ भी खा लेना चाहिए। एक मानते थे कि नहीं, हमें वेजिटेरियन ही खाना चाहिए। तो इस तरह से हमें स्प्लिट होता हुआ देखने को मिला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मॉडरेट फैक्शन था वो थे लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, और इन्होंने 1886 में लाहौर में डीएवी स्कूल्स खोले, जो आज की डेट में हमें डीएवी स्कूल्स देखने को मिलते हैं। और जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन था, लेखराम एंड मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने 1902 में गुरुकुल खोले थे हरिद्वार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑल इंडिया पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन 1936 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। तो यहाँ एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तायब जी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, एंड ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये क्वेश्चन इस बार ईपीएफओ में भी आया हुआ था। और ये क्वेश्चन ईपीएफओ में और बीपीएससी में भी आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। घटना चक्कर आपके पास है तो एमपी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यूपी में आपको देखने को मिलेगा, हरियाणा में क्वेश्चन आया हुआ है, पंजाब में क्वेश्चन आया हुआ है, हिमाचल में क्वेश्चन आया हुआ है। और 13 से 14 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसान सभा से रिलेटेड
जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम एक सेशन में डिस्कस करेंगे, और इसको एक टॉपिक में भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक टॉपिक में कवर करेंगे और एक घटना चक्र में हम 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, तो आपका टॉपिक काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। अच्छा चलिए, सेशन अब ख़त्म हो गया है और आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हमने रिसेंटली आप सबके बदौलत 20K जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि अगर आप लोग का सहयोग और प्यार ना मिलता तो ये जो माइलस्टोन है ये कंप्लीट ना होता। तो आप लोगों का जो प्यार है, विश्वास है, वो ऐसे ही अपना बनाए रखिएगा, और इन फ्यूचर के लिए भी जो आप लोग सहयोग अपना हम लोगों पर ऐसे ही बनाए रखिए। और बहुत जल्द हम 2 लाख 20 लाख तक का भी सफ़र कंप्लीट करेंगे। और जो भी सेशन आप लोगों को अच्छे लगते हैं वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट्स जरूर करा करो। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उन पर तो आपने करने ही करने हैं, और जो आपको लगता है कि हाँ, अ, जैसे आपको मान लो कि कोई भी सेशन में लगता है कि हाँ यहाँ पर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, तो वो आप कमेंट करो, वहाँ पर आपको हम समझाएंगे। और डाउट नहीं रखना है आपने। और जैसे मान लो कि आपको लगता है कि हिस्ट्री का सेशन है और हिस्ट्री में जैसे हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, तो एक क्वेश्चन होता है और उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन होता है, तो वो आपके माइंड में चल रहा होता है, तो आप वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सामने से पूछोगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, हम लोगों को लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। तो आपने ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो सामने से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और आज होली भी है, आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक पूरी स्लीपी क्लासेस की टीम की तरफ से। और फाइनली आज हमने 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, वैसे कल ही कंप्लीट कर लिए थे। और जाते जाते आपको फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरह से ही हम लोगों पर विश्वास बनाए रखिएगा। और आप सब जानते हैं स्लीपी क्लासेस कभी भी कंटेंट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। चलिए बाय बाय, टेक केयर।